हम भारतीय कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। ये हमारी पहचान से जुड़े हैं और सदियों से हम इन सवालों के जवाब मिथकों में, कहानियों में और कभी-कभी राजनीति में भी ढूंढते आए हैं। आज हमारे पास इन सवालों का जवाब देने के लिए एक अलग नजरिया है। ये टोनी जोसेफ की किताब आरंभिक भारतीय से आता है। ये किताब पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सबसे बढ़कर जेनेटिक्स के ताज़ा शोध के आधार पर हमारे पुरखों की कहानी परत दर परत खोलती है। और सबसे मजेदार बात, किताब एक सादृश्य देती है, भारतीय आबादी को एक पिज्जा की तरह देखने का। तो आज हमारा मिशन है इस पिज्जा की हर परत को समझना और ये देखना कि हजारों सालों में हुए अलग अलग प्रवासन ने हमें आज क्या बनाया है। और ये पिज्जा वाला सादृश्य इसलिए कमाल का है क्योंकि ये हमें बताता है कि कोई भी एक चीज मतलब पूरी कहानी नहीं बताती। बिल्कुल। इसका जो बेस है वो प्रथम भारतीयों से बनता है, वो लोग जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से यहाँ पहुंचे थे। इसके ऊपर जो सॉस फैला है वो है हड़प्पा सभ्यता के लोग। और फिर आती हैं टॉपिंग्स, मतलब वो लोग जो बाद में अलग अलग समय पर आए, जैसे यूरेशिया स्टेपीज से आर्य, पूर्वी एशिया से ऑस्ट्रेशियाई भाषा बोलने वाले और भी कई। कहानी की शुरुआत बेस से नहीं बल्कि उस जगह से होती है जहां बेस और सॉस की तैयारी शुरू हुई। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं लगभग 9,000 साल पहले से। आज के बलूचिस्तान की बोलान पहाड़ियों में एक बस्ती थी, मेहरगढ़। किताब कहती है कि यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जो आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता तक पहुंचा। पर ये कोई मामूली गांव नहीं था, है ना? मामूली तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए 9,000 साल पहले वहां लोग जौ और गेहूं की खेती कर रहे थे। वो कच्ची ईंटों के ऐसे घर बना रहे थे जिनमें कई कमरे हुआ करते थे। ये उस नींव का पहला पत्थर था जिस पर भारत की पहली शहरी सभ्यता बननी थी। और किताब में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो मतलब दिमाग घुमा देती हैं। जैसे पुरातत्वविदों को वहां तांबे के एक मनके के छेद में कपास के रेशे मिले, यानी दुनिया में कपास का यह पहला ज्ञात सबूत है। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि कपड़ा बनाने की तकनीक का जन्म यहीं हुआ और यही तकनीक आगे चलकर हड़प्पा के व्यापार का एक बहुत बड़ा आधार बनी। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली एक और खोज है। आप दांतों वाली बात कर रही हैं, मुझे तो उस पर यकीन ही नहीं हुआ। 9,000 साल पहले दंत चिकित्सा मतलब डेंटिस्ट्री, क्या वो सच में दांतों में ड्रिलिंग कर रहे थे? सबूत तो यही कहते हैं। 9 वयस्कों के 11 दांतों में बहुत ही बारीकी से छेद किए जाने के निशान मिले हैं। ये दुनिया में डेंटिस्ट्री का सबसे पुराना प्रमाण हो सकता है। ये हमें बताता है कि मेहरगढ़ के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वो बहुत हुनरमंद कारीगर भी थे और एक जटिल समाज बना रहे थे। उनके पास लैपिस लजूली, फिरोजा जैसे कीमती पत्थर थे जो दूर दराज के इलाकों से आते थे। वो एक बड़े ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा थे। अच्छा, तो ये लोग कौन थे? क्या ये वही प्रथम भारतीय थे जो 65,000 साल पहले आए थे? जेनेटिक स्टडीज एक ज्यादा दिलचस्प कहानी बताती हैं। मेहरगढ़ के लोगों में प्रथम भारतीयों और ईरान के ज़ैग्रोस इलाके के किसानों दोनों की वंशावली का मिश्रण था। तो ये मिश्रण, ये मिक्सिंग जो भारतीय आबादी की पहचान है, वो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता अचानक कहीं से नहीं उभरी, उसकी जड़ें इसी उपमहाद्वीप में हजारों साल गहरी थीं। तो मेहरगढ़ ने एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया और इस नींव पर जो शानदार शहर बसे, हम उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया के राजाओं के विशाल महल, भव्य मकबरों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। क्या हड़प्पा में भी हमें ऐसा ही कुछ भव्य देखने को मिलता है? यही तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी बात है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। कोई पिरामिड नहीं, कोई शाही मकबरा नहीं, राजाओं के बड़े बड़े महल या मंदिर भी नहीं, शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियों तक नहीं है। वो जो पुरोहित राजा यानी प्रीस्ट किंग की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है, वो भी सिर्फ 17.5 सेंटीमीटर ऊंची है। सिर्फ 17.5 सेंटीमीटर? जी। ये तो हाथ में आ जाए। तो फिर हम उसे राजा क्यों कहते हैं? और अगर राजा नहीं थे तो इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सुनियोजित शहर चल कैसे रहे थे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। शायद राजा शब्द का इस्तेमाल ही गलत है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा वासियों का जोर व्यक्तिगत महिमा मंडन पर नहीं बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं पर था। उनके शहर देखिए,
सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, दुनिया की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणालियों में से एक धोलावीरा जैसे शहर में पानी को सहेजने की जो तकनीक थी, वो उस जमाने में कहीं और देखने को नहीं मिलती। और किताब में मानकीकरण का जिक्र है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में एक ही तरह के बाट और मोहरें, ये तो कमाल है। इसे लागू कैसे किया गया होगा? क्या ये किसी एक केंद्रीय सत्ता की ओर इशारा करता है, भले ही कोई राजा ना रहा हो? ये एक बड़ा रहस्य है। शायद कोई व्यापारियों का संघ रहा हो या पुरोहितों का एक समूह जो नियम तय करते थे। लेकिन जो भी था, वो बहुत असरदार था। एक ही तरह के बाट और माप का मतलब है कि व्यापार में बहुत ईमानदारी और भरोसा था। ये एक बेहद परिपक्व और संगठित समाज की निशानी है। उनकी कला में भी एक खास बात है। मुहरों पर इंसानों और जानवरों के बीच या अलौकिक प्राणियों के बीच संघर्ष तो दिखता है, लेकिन इंसानों के आपसी युद्ध का चित्रण लगभग न के बराबर है। मतलब एक ऐसी महान सभ्यता जो युद्ध से ज्यादा व्यापार और सुविधाओं पर ध्यान देती थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये लोग कौन थे? वे कौन सी भाषा बोलते थे? क्या इसका कोई अंदाजा है? इस पर बहुत बहस हुई है, लेकिन किताब में दिए गए सबूत एक दिशा में इशारा करते हैं। पहली बात, ये लोग कोई इंडो यूरोपीय भाषा नहीं बोलते थे, जैसा कि कुछ लोग पहले मानते थे। इसका एक बड़ा सबूत है घोड़ा। वैदिक संस्कृति में घोड़ा एक केंद्रीय पशु है, रथों में इस्तेमाल होता है, यज्ञों में उसकी अहमियत है। लेकिन हड़प्पा के हजारों मोहरों में से एक पर भी घोड़े का कोई साफ चित्र नहीं है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। उनका समाज भी तो अलग था। हड़प्पा वाले शहरी थे, व्यापार पर जीते थे, जबकि शुरुआती वैदिक समाज ग्रामीण और चारागाही था। बिल्कुल। तो जो सबसे प्रबल सिद्धांत आज माना जाता है वो ये है कि हड़प्पा की प्रमुख भाषा प्रोटो द्रविडियन थी, यानी आज के दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी भाषाओं का कोई आरंभिक रूप। अच्छा, क्या इसके और भी सबूत हैं? हाँ, कई सांस्कृतिक तार जुड़ते हैं। जैसे हड़प्पा की मोहरों पर पीपल के पेड़ की पूजा का चित्रण है, जो आज भी भारत में पवित्र माना जाता है। एक सींग वाले देवता का चित्रण है, जिसे कुछ विद्वान शिव के आरंभिक रूप पशुपति से जोड़ते हैं। मोहरों पर योग जैसी मुद्राएं भी दिखती हैं। ये सारी चीजें बाद की भारतीय परंपराओं में भी लगातार दिखाई देती हैं। तो अगर ये सभ्यता इतनी उन्नत थी, इतनी फैली हुई थी, तो इसका हुआ क्या? ये लोग अचानक गायब कहाँ हो गए? स्कूलों में तो यही पढ़ाया जाता है कि सभ्यता खत्म हो गई। गायब होना शायद सही शब्द नहीं है। वे गायब नहीं हुए, वे बिखर गए और बाकी आबादी में घुल मिल गए। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास लंबे सूखे और जलवायु परिवर्तन ने उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। सरस्वती नदी सूखने लगी, शहरों का रखरखाव मुश्किल हो गया। तो लोगों ने शहर छोड़ दिए। हाँ, लोग पूर्व में गंगा के मैदानों की ओर और दक्षिण में भारत के दूसरे हिस्सों की ओर चले गए। और वे अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं ले गए, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और सबसे जरूरी अपने जीन्स ले गए। वे पिज़्ज़ा पर फैले हुए सॉस की तरह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी का हिस्सा बन गए। आज भी दक्षिण भारतीयों के जीन्स में हड़प्पा के लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सॉस अब पूरे पिज़्ज़ा बेस पर फैल चुका है, लेकिन पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के बिना अधूरा है। कहानी में अगली परतें कब और कैसे जुड़ी? अब आती है टॉपिंग्स की बारी। लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद जब हड़प्पा सभ्यता बिखर रही थी, मध्य एशिया के यूरेशियाई स्टेपीज से इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले समूह इस उपमहाद्वीप में आने लगे। इन्हें ही अक्सर आर्य कहा जाता है। यही पर सबसे ज्यादा विवाद होता है ना? क्या ये एक आर्यन आक्रमण था? क्या उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया? किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब और नया जेनेटिक शोध दोनों ही आक्रमण वाले सिद्धांत को खारिज करते हैं। ये कोई एक बड़ी सैन्य विजय नहीं थी, ये कई सदियों तक छोटी छोटी टोलियों में चला एक प्रवासन था। ये लोग अपने साथ अपनी भाषा लाए, जो बाद में संस्कृत बनी, अपने धार्मिक रीति रिवाज और नई तकनीकें जैसे घोड़ा और रथ। तो फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने यहाँ के लोगों को हटा दिया? नहीं, वे यहाँ पहले से मौजूद आबादी यानी हड़प्पा के वंशजों के साथ बड़े पैमाने पर घुल मिल गए। जेनेटिक्स से साफ दिखाता है, आज उत्तर भारत की आबादी में इन दोनों समूहों का मिश्रण है, हड़प्पा के लोग भी और स्टेपीज से आए लोग भी।
यह एक सांस्कृतिक और आनुवंशिक फ्यूजन था। इसी तरह पूर्वी एशिया से ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलने वाले लोग भी आए, जैसे कि मुंडा और संथाली भाषाओं के पूर्वज। उन्होंने भी इस मिश्रण में अपना योगदान दिया। इसका मतलब आज का हर भारतीय इन्हीं सब समूहों का मिश्रण है। पिज्जा की हर परत हम सब में मौजूद है। आनुवंशिक शोध का सबसे बड़ा और स्पष्ट निष्कर्ष यही है। आज का हर भारतीय, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, जाति या धर्म का हो, इन्हीं सब समूहों का मिश्रण है। कोई भी विशुद्ध भारतीय नस्ल या जाति नहीं है जिसका वजूद चिरकाल से रहा हो। हम सब प्रवासियों के वंशज हैं। लेकिन अगर मिश्रण ही नियम था, तो फिर जाति व्यवस्था जैसी चीज कहां से आई, जो मिश्रण को रोकने पर ही आधारित है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जेनेटिक्स इसका भी एक चौंकाने वाला जवाब देता है। हजारों सालों तक तो ये मिश्रण चलता रहा, लेकिन नए जेनेटिक शोध से पता चलता है कि लगभग 2000 साल पहले कुछ बड़ा बदला। समाज में अंतर्विवाह यानी एंडोगैमी के नियम बहुत सख्ती से लागू किए गए। मतलब लोग सिर्फ अपने ही समूह, अपनी ही जाति में शादी कर सकते थे। और इसका जेनेटिक असर क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों सालों से जो मिक्सिंग चल रही थी, उस पर एक तरह से ब्रेक लग गया। भारतीय समाज हजारों छोटी छोटी आनुवंशिक आबादी में बट गया, जो एक दूसरे से अलग थलग हो गईं। वैज्ञानिक हमारे डीएनए को देखकर बता सकते हैं कि ये बदलाव कब हुआ। उस बिंदु तक मिश्रण ही भारतीय समाज का नियम था, अपवाद नहीं। जाति व्यवस्था, जैसा कि हम आज जानते हैं, एक बहुत बाद का सामाजिक निर्माण है, कोई प्राचीन या अपरिवर्तनीय सच्चाई नहीं। तो जब हम इस पूरे पिज्जा को देखते हैं, प्रथम भारतीयों का बेस, हड़प्पा का सॉस और फिर आर्यों और दूसरे समूहों की टॉपिंग्स, तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमारे लिए इस कहानी का क्या महत्व है? इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि हमारी विरासत किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि अनेक धाराओं के संगम से बनी है। हमारी पहचान किसी एक शुद्ध नस्ल या संस्कृति में नहीं, बल्कि इसी मिश्रण में है। हम सब एक बहुरंगी मोज़ेक का हिस्सा हैं। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हड़प्पा सभ्यता हमारी पहली शहरी स्वदेशी सभ्यता थी। उसकी जड़ें इसी मिट्टी में हजारों साल पुरानी हैं और उसने हमें शहरी नियोजन, व्यापार और सार्वजनिक हित जैसी विरासत दी, जो आज भी प्रासंगिक है। हमारी एकता विविधता में है, शुद्धता में नहीं। ये कहानी हमें अतीत के उन सभी सरल और विभाजनकारी विचारों को चुनौती देने के लिए कहती है, जो अक्सर हमें बताए जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है, जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। यह शोध दिखाता है कि विज्ञान, विशेष रूप से जेनेटिक्स, हमारे इतिहास की सबसे पुरानी और गहरी कहानियों को फिर से लिख रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की और कौन सी ज्ञात सच्चाइयाँ, चाहे वो भारत की हों या दुनिया में कहीं और की, अगले वैज्ञानिक विकास से पूरी तरह बदल सकती हैं। क्या हमारे अतीत की असली अनकही कहानी अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है, प्राचीन ग्रंथों या स्मारकों में नहीं, बल्कि हमारे अपने डीएनए के भीतर छिपी हुई?